हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज डे नंबर 4 है और आज हम एग्जाम लेने वाले हैं आपके ओसीएम व्यवसाय संगठन, वाणिज्य संगठन आणि व्यवस्थापन के चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसका नाम है, नाम क्या है चैप्टर का? व्यवसाय सेवा, बिझनेस सर्व्हिसेस। ओके, सो जैसे की मी तुम्हाला सकाळीच ग्रुपमध्ये मेसेज केलं होतं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सब ग्रुप में भी मैसेज किया था, यूट्यूब में पोस्ट भी किया था कि आज की जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम में हम 50+ क्वेश्चन लेंगे। जी हाँ, हम 50+ क्वेश्चन लेंगे। और अब तक जो हम रोज़ 10-12 कर रहे थे, आज हम 50 तक जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेरा ड्रीम है कि एक दिन लाइव सेशन में 100 तक क्वेश्चंस लेना है, लेकिन एक ही बार में 100 लूँगा तो अगले दिन से कोई भी एग्जाम नहीं देखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। सो आर यू गाइज रेडी? इफ़ यू आर रेडी देन बकल अप द शूज़, सीट बेल्ट बांध लीजिए, जूते के लेस बांध लीजिए और दौड़ना स्टार्ट कीजिए। रात के 11 बजे है, किधर भी दौड़ना मत, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना पड़ता है। सो एज ऑलवेज आज भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। कल का जो वीडियो था वो बहुत अच्छा था, जिसके रिस्पांस में हर एक स्टूडेंट से रिस्पांस आ गए। बहुत स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, थैंक यू सो मच सर। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी किया, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया। सो अच्छा लगता है जब हम कोई चीज़ करते हैं और सामने स्टूडेंट्स देखता है और वो अप्रिशिएट करता है। इससे क्या होता है, एक प्रेरणा मिलती है, ठीक है? प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा डबल प्रेरणा कब मिलेगी? आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब से भी ज़्यादा कब मिलेगी? जब आप इस टेस्ट सीरीज़ की जो लिंक है वो आप आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए, किसी वीडियो की लिंक रखिए, ताकि ग्रुप में अगर डालोगे तो आपके क्लास के सर आपके दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है? क्यों दूसरे के क्लास को प्रमोट कर रहा है? तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए, ताकि मैक्सिमम आपके जो दोस्त हैं एक बार ग्रुप के मैसेज नहीं देखेंगे लेकिन आपका स्टेटस देखेंगे। तो इसलिए मैं आप सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी एक टेस्ट सीरीज़ के वीडियो के लिंक आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए और रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज़ एवरीवन वॉच दिस वीडियो, ठीक है? थैंक यू सो मच। इतना तो काम आप कर सकते हो, ठीक है? सो आज का जो चैप्टर है वो आपको है कम से कम 20 मार्क्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 मार्क्स के लिए। कम से कम कितने मार्क्स के लिए? 20, और ज़्यादा से ज़्यादा 27 मार्क्स के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट। बुक है मेरे पास आपकी कि ये जो चैप्टर है इसमें के 2 पॉइंट्स आपको कंप्लीटली रिडक्शन कर दिए, उसका ऑब्जेक्टिव्स हम करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है वो आप कुछ भी मत कीजिए। पार्ट नंबर 4.7 ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट था लेकिन इन्होंने रिड्यूस कर दिया, और दूसरा था 4.9 संप्रेषण, कम्युनिकेशन, वाहतूक आणि कम्युनिकेशन। ये 2 पार्ट इन्होंने रिड्यूस कर दिए। अब जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड गोडाउन्स, ये पार्ट का लाइन टू लाइन आपको परफेक्ट करना है, कुछ भी इसमें से मिस नहीं करना है, ठीक है? फिलहाल तो हम आज की एग्जाम देंगे, उसके बाद डिस्कशंस करेंगे। अगर आप 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि आप वीडियो पूरा का पूरा देखें और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूं उसके आंसर दीजिए, ठीक है? सो फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट मी चेक। मैंने टोटल आपके लिए 15 क्वेश्चंस निकाले हैं। सर मजाक कर रहे हो क्या? सवेरे ग्रुप में तो 50 बोले थे, अब 15 नहीं। ये 15 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और बाकी के आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं देने, सिर्फ लाइव जो कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर ही देने हैं, ठीक है? सो आर यू गाइस रेडी? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का ऑनलाइन टेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस पूछूंगा। ... समय उपयोगिता निर्माण करते, ... समय उपयोगिता निर्माण करते, ... वेळ उपयोगिता निर्माण करते, ... क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, ... क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करायचे, व्यवस्थित आंसर्स द्या, ठीक है? 50 क्वेश्चंस आज हमको कंप्लीट करना है। सो लाइव कमेंट्स में तो आप करोगे ही, लेकिन लाइव कमेंट्स में करते समय आप क्या कीजिए, एक पेज के ऊपर सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर, सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट, वो आंसर देख के कमेंट करने में आसानी होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश मीडियमचे स्टुडंट स्क्रीनवर पाहू शकता। आयुर्विम्यास ... तत्व लागू होत नाहीत।
आयुर्विम्यास डॉट 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 तत्व लागू होत नाहीत. प्रिन्सिपल ऑफ डॉट 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 इज नॉट ॲप्लिकेबल टू लाईफ इन्शुरन्स. प्रिन्सिपल ऑफ डॉट 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 इज नॉट ॲप्लिकेबल टू लाईफ इन्शुरन्स. प्रिन्सिपल ऑफ डॉट 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 इज नॉट ॲप्लिकेबल टू लाईफ इन्शुरन्स. आयुर्विम्यास डॉट 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 तत्व लागू होत नाहीत. आई रिपीट, चैप्टर 20 से 27 20 to 27 मार्क्स के लिए, इसलिए इस चैप्टर का कुछ भी पार्ट आज हम नहीं छोड़ेंगे. पूरा का पूरा चैप्टर कपड़े जैसा मरोड़ते उससे मरोड़ निकालेंगे और सारा का सारा पानी पी जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, बँक हा शब्द डॉट 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 फ्रेंच शब्दापासून आला आहे. बँक हा शब्द डॉट 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 फ्रेंच शब्दापासून आला आहे. द टर्म बँक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डॉट डॉट डॉट. इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और हमारे कॉलेज के सर ने भी बताया था कि फ्रेंच में कुछ लोग एक गली के चौराहे पर आके पैसों से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स करते थे और उसके बाद उस जगह के पास कुछ बेंचेस वगैरह डाल दिए थे जहाँ पे लोग अब उस बेंच पे बैठ के पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने लगे थे और इसीलिए उस बेंच को फ्रेंच में बैंको ऐसा कुछ तो बोलते हैं और इसी वजह से फ्रेंच वर्ड बैंको इस वर्ड से बैंक इस वर्ड की जिसे हम क्या बोलते हैं उत्पत्ति हुई है या जिसे हम शोध लगाए ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर मैंने ही बता दिया. हाँ, पहले कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने कर दिया था, उसके बाद मैंने बताया था. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, डॉट 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 गोदामे नाशवंत वस्तूसाठी साठवणुकीची सुविधा करून देतात. डॉट 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 गोदामे नाशवंत वस्तूसाठी साठवणुकीची सुविधा करून देतात. प्रिंसिपल कमोडिटीज कौन से होते हैं, जैसे कि आइसक्रीम ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, जिसे हम ऑर्डिनरी गोडाउन्स में नहीं रख सकते, उसके लिए स्पेशल गोडाउन्स चाहिए. ठीक है. ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ये चैप्टर 20 to 27 मार्क्स के लिए, तो दिन रात बैठकर सालों ने रट्टा मारा है, बस कुछ भी नहीं. अच्छा है, रट्टा मारो, कुछ भी करो, आप आंसर दे रहे हो, ये मैटर करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड. ठीक है. ट्रू फॉल्स से रिलेटेड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए. अब क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रू फॉल्स. तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. व्यवसाय विस्तारासाठी व्यावसायिक सेवा महत्त्वाच्या आहेत. व्यवसाय विस्तारासाठी व्यावसायिक सेवा महत्त्वाच्या आहेत. बिझनेस सर्व्हिसेस आर इम्पॉर्टंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिझनेस. बिझनेस सर्व्हिसेस आर इम्पॉर्टंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिझनेस. आपके जो बुक है, बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अगर कोई इंसान को अगर कॉमन सेंस भी रहा तो आंसर्स दे सकता है. अब ये जो क्वेश्चन है, बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. इसे कुछ पढ़ने की वरने की जरूरत नहीं है. बिजनेस सर्विसेज होंगे तभी बिजनेस का ग्रोथ होगा. कॉमन सेंस. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म दूंगा, आपको उसका फुल फॉर्म बताना है. ठीक है. NEFT म्हणजे काय. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स स्क्रीनवर दिसत असेल तुम्हाला. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. नेफ्ट स्टैंड्स फॉर, NEFT नेफ्ट स्टैंड्स फॉर. अच्छे से स्पेलिंग लिखिए, स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिए. 2 सेकेंड आंसर लेट दीजिए लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए. सारा का सारा खेल स्पेलिंग के ऊपर है. NEFT आपके बोर्ड के बुक्स में एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो प्रॉब्लम है उसमें न्यू पार्टनर, एक प्रॉब्लम में न्यू पार्टनर गुडविल आया है थ्रू RTGS से लाया है, एक प्रॉब्लम में थ्रू नेफ्ट से लाया है. तो आपको पता होना चाहिए. मैंने अपने 2-3 वीडियो में इसका जिक्र भी किया था, तो आपको ही बताना चाहिए. NEFT स्टैंड्स फॉर. अगर किसी को आंसर नहीं पता है तो लाइव कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, वहाँ पे हमारे धुरंधर हर एक बॉल पे छक्का मार रहे हैं ऑलरेडी. यहाँ पे एक लड़का है जो कि आपके कमेंट्स चेक करता है. उसको मैंने बताया था कि जब भी स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे तो खाली कमेंट चेक कर दीजिए, रॉन्ग आंसर सारे हैं क्या. पहले 2 दिन उसने ध्यान से चेक किया,
अब कल से चेक करना बंद कर रहा है और बोल रहा है कि सर सारे के सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, खाली पीली आपके पैसे मेरे पीछे चले गए। अब करना तो पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेफ्ट का आंसर था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 7, एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ Air transport is the cheapest mode of transport. True, false? Air transport is the cheapest mode of transport. हवाई वाहतूक हे सर्वात स्वस्त वाहतुकीचे साधन आहे. हवाई वाहतूक हे सर्वात स्वस्त वाहतुकीचे साधन आहे. हवाई वाहतूक अब ये भी क्वेश्चन कॉमन सेंस के लिए, अगर एयर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट होता तो जितने भी माँ बाप है अपने बच्चों के लिए वैन नहीं, स्कूल बस या स्कूल वैन नहीं बुक करते थे, बेटा कल से तो स्कूल बस या स्कूल वैन में नहीं, तू प्लेन में स्कूल जाएगा। क्यों स्कूल जाएगा प्लेन में? क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है। आंसर ट्रू है या फॉल्स है कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, ठीक है। आंसर इसका ट्रू है या फॉल्स है कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। कॉमन सेंस है, आंसर फॉल्स होगा क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर होगा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बैक स्क्रीन के ऊपर देखेगा, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। केंद्र शासन, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाची मालकी, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण असलेला गोदामाचा प्रकार। केंद्र शासन, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मालकी, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण असलेला गोदामाचा प्रकार कोणता असेल तुम्हाला सांगायचं आहे। आणि गोदामाचे प्रकार हा प्रश्न टाइप्स ऑफ वेयरहाउस या गोडाउन्स के जो टाइप्स होते हैं इस साल बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, सो उसे इग्नोर मत कीजिए, कंप्लीटली याद कर लीजिए जो भी है उसका आंसर। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, केंद्र शासन, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मालकी, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण असलेल्या गोदामाचा प्रकार। The warehouse are owned, managed and controlled by central and state governments or public authorities. मैक्सिमम इसका आंसर करेक्ट दे रहे हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स मुझे लाइव सुन रहे हैं, एक बात सुनिए कि आपके बुक्स में चैप्टर नंबर 4 के पीछे जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उसमें टोटल अगर ऑब्जेक्टिव्स काउंट करोगे तो 45 ऑब्जेक्टिव्स है। कितने? 45। और 45 में से 13 ऑब्जेक्टिव्स रिड्यूस्ड सिलेबस के, 13 ऑब्जेक्टिव्स रिड्यूस सिलेबस के और 32 ऑब्जेक्टिव्स करंट सिलेबस के ऊपर है। सो अच्छे से फाइंड आउट कीजिए कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स रिड्यूस सिलेबस में के और कौन से ऑब्जेक्टिव्स करंट सिलेबस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश मीडियमचे स्टूडेंट्स बॅक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मराठी मीडियमचे स्टूडेंट्स तुमच्यासाठी क्वेश्चन नंबर 9, एकाच रुळावरून धावणारी रेल्वे, एकाच रुळावरून धावणारी रेल्वे। ये रेलवे मुंबई में है शायद, पिंक कलर की रेलवे है। एकाच रुळावरून धावणारी रेल्वे आंसर व्यवस्थित अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। मेरा दोस्त बोल रहा है कि माझा दोस्त म्हणत आहे की रेल्वे जर लंगडी खेळत असेल तर एकाच रुळावरून धावते। अरे शान्या, ते दुसरी रेल आहे, मोनो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑड वन आउट BPL, फाइंड ऑड वन आउट BPL। इंग्लिश मीडियमच्या स्टुडंट्ससाठी बॅक स्क्रीनवर, मराठी मीडियमच्या स्टुडंट्ससाठी मी तुम्हाला क्वेश्चन सांगेन, तुम्हाला फक्त जे BPL आहे त्याचंच आन्सर कमेंट सेक्शनमध्ये करायचं आहे, ठीक आहे। प्राथमिक पतसंस्था, सहकारी संस्था, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँक, विनिमय बँक। प्राथमिक पतसंस्था, सहकारी संस्था, राज्य सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँक आणि विनिमय बँक ह्यापैकी ऑड वन कोणता आहे? खूप इझी आहे। जर तुम्ही बँकेशी रिलेटेड जे काही इन्फॉर्मेशन चॅप्टरमध्ये दिलेली आहे ते जर व्यवस्थित वाचलं तर याचा आन्सर येईल करेक्ट। मॅक्सिमम जर याचा आन्सर करेक्ट झाले, आय नो, मला माहीत होतं की बँकेचे प्रकार सगळेजण व्यवस्थित वाचून घेणार आहेत।
ह्याचा आन्सर आहे विनिमय बँक, एक्सचेंज बैंक। इसका आंसर है एक्सचेंज बैंक, विनिमय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनना, मैं टोटल 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, 15 जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और वो छोड़ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आपको सिर्फ लाइव कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि आप इतनी रात तक 11 बजे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ताकि आपका फ़ायदा हो सके, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम, इनमें से ऑड वन कौन सा है? नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम, इनमें से ऑड वन कौन सा है? नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम। जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए वो लाइव सेक्शन में देखिए कि कौन से स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, और फिर उसके साथ आप पॉपअप कीजिए, ठीक है। करेक्ट, इसका आंसर एक्जिम है शायद। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ऑड वन आउट। एंडोमेंट, विमा पॉलिसी, संपूर्ण जीवन विमा, पैसे परतावा योजना, सर्वसमावेशक विमा पत्र, इनमें से ऑड वन कौन सा है? एंडोमेंट विमा पॉलिसी, संपूर्ण जीवन विमा पत्र, पैसे परतावा योजना, सर्वसमावेशक विमा पत्र, इनमें से ऑड वन कौन सा है? डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, पार्सल। डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, पार्सल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पे आपका स्पेलिंग टेस्ट होगा, और एक बार जानबूझकर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि मुझे जानना है कि कितने जन इसका आंसर्स दे सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चंस आपको अकाउंट के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? RTGS का फुल फॉर्म क्या है? अच्छे तरीके से स्पेलिंग लिखिए, तभी कमेंट्स में कीजिए, नहीं तो कमेंट्स में गंदा मत कीजिए, कमेंट सेक्शन गंदा मत कीजिए, अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? RTGS का फुल फॉर्म। RTGS कब इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अगर आपका अकाउंट SBI में है और जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में, जैसे एक्सिस बैंक में, तो उस समय RTGS काम आता है। RTGS मतलब SBI बैंक RBI को पैसा देगी, RBI बैंक एक्सिस को पैसा देगी। SBI RBI एक्सिस, SBI RBI एक्सिस। करेक्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर सही देंगे, मुझे पता है, क्योंकि अकाउंट्स में भी होता है, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ NEFT। मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेलिंग टेस्ट करना है और एक बार, ताकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है। NEFT का फुल फॉर्म, NEFT का फुल फॉर्म, अगर आपने आंसर दिया तो और एक बार दीजिए। NEFT का फुल फॉर्म एग्जाम में 101% आने वाला है क्वेश्चन। तेरे को आता है क्या NEFT का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा एग्जाम में लिखेगा तो उठा के पटक देगा वो। करेक्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, आपको बस प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ईमेल, इनलैंड लेटर, कुरियर। ईमेल, अंतर्देशीय पत्र, कुरियर सेवा। 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 देखा जाए तो ईमेल इज जस्ट लाइक कल परसों का ईमेल है।
कुरियर सेवा, अंतर्देशीय पत्र सबसे ओल्ड है, उसके बाद कुरियर सेवा, उसके बाद ईमेल। करेक्ट, ऐसा होगा। चेक कीजिए फिर भी आप एक बार। ईमेल, अंतर्देशीय पत्र, कुरियर सेवा, ये क्वेश्चन में था, आपको बस प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से टाइपिंग कर रहे हैं, पूरा का पूरा उसका कंसंट्रेशन से आंसर दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। जो भी स्टूडेंट्स 29 डेज तक कॉन्स्टेंटली कमेंट करते रहेंगे, लास्ट के दिन वीडियो में उनका नाम मैं खुद शाउट आउट दूंगा उनको, हो सके तो उनकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा कि किस किस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और किस किस स्टूडेंट ने पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इतने जो क्वेश्चंस होते थे 15 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब तक जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन अब यहाँ से मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आंसर आपको सिर्फ लाइव कमेंट सेक्शन में देना है और आपके बुक्स में नोट डाउन करना है कि इसका आंसर ये है। हो सके तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए, अगर ना हो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है तो सिर्फ आंसर लिखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जिस स्टूडेंट्स ने भी ये चैप्टर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स किए, अभी तक चैप्टर को हाथ नहीं लगाया, वो बुक्स ओपन करें, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पेज ओपन करें बैंकिंग से, वहाँ से मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, आपने इसका चैप्टर को कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो पेज ओपन कीजिए, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी फर्स्ट पॉइंट है वो ओपन कीजिए, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने ऑलरेडी, जी हाँ, अगर आपने ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो बस गेंद का इंतज़ार कीजिए, जैसे ही बॉल आएगी छक्का मार दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए कमेंट सेक्शन में आंसर देना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो गई है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में 6th या 5th ओसी का चैप्टर चालू है और ये चैप्टर 4 है, इसका मतलब ऑलरेडी खत्म कर दिया सारी जगह पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आपको ये कमेंट में नहीं आंसर देना है, बस हमको आंसर दे देना है। ठीक है, टोटल मैं कितने क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? 50 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 15 ऑलरेडी हो गए, अब 35 बाकी है जो हम फास्ट करेंगे। करेक्ट, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंकिंग एक्ट कब एग्जीक्यूटेड हुआ था? भारतीय बँकिंग कायदा कधी लागू करण्यात आला होता? भारतीय बँकिंग कायदा कधी लागू करण्यात आला होता? मुझे ऐसे लगता है कि आपके बुक्स में जो बैंक से रिलेटेड कुछ डेट्स वगैरह दिए वो थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि जो मुझे आंसर मालूम है वो बुक में नहीं दिया है, और जो मुझे आंसर मालूम था मैं श्योर शॉट था कि उसका आंसर ये होगा। जब मैंने गूगल किया तो गूगल का आंसर और मेरा आंसर सेम था। तो अब होशियार कौन, गूगल, मैं या बुक, मुझे ही नहीं पता, लेकिन गूगल पे मेरा ट्रस्ट है। आपके बुक से ज़्यादा गूगल पे ट्रस्ट है, इसीलिए हाँ, आई गो विथ गूगल। ठीक है, हाँ। इंडियन बैंकिंग एक्ट कधी लागू करण्यात आला होता? 1949। करेक्ट, याचा आंसर है 1949। हाँ, 1949 करेक्ट आहे। हाँ, इंडियन बँकिंग ॲक्ट 1949ला लागू करण्यात आला होता। ठीक है, 1949 1949ला लागू करण्यात आला होता। नेक्स्ट, अब सुनिए कि हर जितने भी दुनिया में देश है, जितने भी टोटल ओवरऑल जितने भी उस दुनिया में देश है, उस हर एक देश की एक बैंक होती है जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। सेंट्रल बैंक मतलब मेन, ज्याला मराठीत मध्यवर्ती बँक म्हणतात। करेक्ट, प्रत्येक देशाची एक बँक असते, त्या बँकेचं नाव त्या प्रत्येक देशाच्या नोटाच्या करन्सीवर असते। त्या मेन बँकेचं नाव त्या प्रत्येक देशाच्या, उस बैंक का नाम उस देश की करेंसी के नोट जो होता है उसके करेंसी पर होता है। जैसे इंडिया की, जो इंडिया अपना देश है, उसकी सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट, अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? इशू करेंसी नोट्स, पैसे बांट देना, पैसे छापना और बांट देना, फुगट नहीं करते, पर पैसे छापना उसका काम होता है। दूसरे किसी भी बैंक को पैसे छापने की परवानगी नहीं है, पैसे छापने की परमिशन नहीं है। सिर्फ एक बैंक ने अब तक करेंसी, रिजर्व बैंक को छोड़ के करेंसी इशूड की थी, वो भी कॉइन, और उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपने शायद 100 साल या 75 ईयर्स कंप्लीटेड होने पर भारत सरकार से और रिजर्व बैंक से परमिशन ली थी और 1 रुपये के करेंसी, 1 रुपये का जो कॉइन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर आपके पास होंगे तो चेक कीजिए, सम्स 1 रुपये के कॉइन के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है। ठीक है,
हाँ, जो ये सेंट्रल बैंक है उसका काम क्या है, करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना, करेंसी इशूट करना, बैंकर्स बैंक बोल के काम करना, और बैंक ऑफ गव्हर्नमेंट, ठीक आहे, मराठीचे स्टुडंट नीट आहे का, नोटा छापणे, सरकारची बँक म्हणून काम करणे, आणि बँकाची बँक म्हणजे सरकारचे जेवढेही काम आहेत ते थ्रू RBI मधून होतात, करेक्ट. बँकाची बँक म्हणजे याचा अर्थ समजून घ्या, आपले जे सर्वसाधारण नागरिक आहेत आपण मध्यवर्ती बँकेमध्ये अकाउंट्स ओपन करू शकत नाही. जर तुम्हाला कोणी येऊन म्हणेल की माझा अकाउंट मध्यवर्ती बँकेमध्ये आहे तर पायाची चप्पल काढून 2-4 देऊन टाकायचे आणि त्याला घरी जा म्हणायचं. अगर आपको कोई बोलता है कि मेरा अकाउंट रिजर्व बैंक में, तो आप खींच के 2 लाफा दे दीजिए. कोई भी आम इंसान रिजर्व बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है. सिर्फ पूरे भारत में जितने भी बैंक्स हैं उन्हीं बैंक का अकाउंट रिजर्व बैंक में होता है, करेक्ट. आपके घर के पास सपोज एक्सिस बैंक है तो उस एक्सिस बैंक का एक अकाउंट रिजर्व बैंक में, एक्सिस बैंक ब्रांच नंबर डॉट 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 देगलूर, एक्सिस बैंक ब्रांच नंबर डॉट 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 लातूर, ऐसे बोल के उस रिजर्व बैंक में आम इंसान रिजर्व बैंक में अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको RTGS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी. RTGS मतलब मेरा अकाउंट SBI में है और मुझे किसी ऐसी इंसान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं जिसका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो SBI बैंक क्या करेगी, मेरे अकाउंट में से पैसे किधर ट्रांसफ़र करेगी, RBI में, और RBI के थ्रू वो पैसा उस एक्सिस बैंक में जाएगा, क्योंकि RBI के पास मेरे बैंक का भी अकाउंट है और उस एक्सिस बैंक का भी अकाउंट है. इस पूरे भारत में जितने भी बैंक्स हैं उस सारे बैंक्स का अकाउंट RBI के पास है, करेक्ट. तो आपको बस इतना बताना है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि आपके बुक्स में जो आंसर दिया है और जो आंसर गूगल पे वो सही है या गलत है. मुझे आप बताइए कि सेंट्रल बैंक इन शॉर्ट AKA रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक कब एस्टैब्लिश हुई थी. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको एक अलग आंसर मिलेगा, अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको अलग आंसर मिलेगा. अगर किसी को पता है बुक्स में प्रिंट मिस्टेक है तो बोल दीजिए सर जी, कमेंट सेक्शन बोल दीजिए सर बुक में प्रिंट मिस्टेक है. अगर नहीं है तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि गूगल पे इसका आंसर है और मेरी जो ओल्ड बुक है उसमें भी इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935 और आपके बुक में दिया है 1 अप्रैल 1945. तो मुझे ऐसा लगता है कि 1935 आंसर एकदम करेक्ट है. गॉट इट, ओके. नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि ये जो रिजर्व कमर्शियल बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक तो सेंट्रल बैंक हो गए, उसके बाद जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस बैंक के एक फंक्शन बताना आहे. व्यापारी बँकेचे कार्य, कोणतंही एक कार्य सांगा. व्यापारी बँकेचे एक कार्य, कोणतंही एक कार्य सांगा. व्यापारी बँकेचे कार्य. फंक्शन्स ऑफ कमर्शियल बँक्स, एग्जामला येणारा प्रश्न आहे. फंक्शन्स ऑफ कमर्शियल बँक्स. ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे, दुय्यम कार्य जैसे कि लैंडिंग ऑफ मनी, वॉट एवर, ठीक है. हाँ, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात निर्यातदारांना कोणती बँक आर्थिक सहाय्य करते. आयात निर्यातदारांना कोणती बँक आर्थिक सहाय्य करते. विच बँक फायनान्शियली सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स अँड इम्पोर्टर्स. विच बँक फायनान्शियली सपोर्ट्स टू एक्सपोर्टर्स अँड इम्पोर्टर्स. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट म्हणजे आयात निर्यात. कोणती बँक आयात निर्यातदारांना सहकार्य करते. कोणती बँक आयात निर्यातदारांना सहकार्य करते. याचा आन्सर यायला पाहिजे, खूप इम्पॉर्टंट आहे, ऑब्जेक्टिव्समध्येही येऊ शकते. आयात निर्यातदारांना कोणती डॉट 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 बँक सपोर्ट करते, फायनान्शियली वित्तीय सहाय्य करते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, याचा आन्सर होतं एक्झिम बँक, करेक्ट. हां, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगाला वित्त पुरवठा विकास जाहिरातसाठी कोणते बँकेची स्थापना करण्यात आली. लघु उद्योगाला वित्त पुरवठा विकास जाहिरातसाठी कोणते बँकेची स्थापना करण्यात आली. इंग्लिश मीडियमचे स्टुडंट्स नीट आहे का. विच बँक ऑब्लिक इन्स्टिट्यूट हेल्प्स टू प्रमोट अँड हेल्प फायनान्शियली टू स्मॉल मायक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस.
ऐसी कौन सी बैंक है जो स्मॉल सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको प्रमोट करती है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है? बँकेचं नाव कार्टूनचं नाव असल्यासारखं आहे, कार्टून टाइप नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर है कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा, फिर आप आंसर दीजिए। और ये जो 29 डेज की जो एग्ज़ाम सीरीज़ है, इस सीरीज़ का असली मज़ा लाइव कमेंट्स देने में ही है। अगर आप 2-3 दिन बाद वीडियो देखोगे तो बोर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइव स्टूडेंट्स कमेंट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कमेंट्स आंसर करने के साथ कमेंट्स भी चेक करते हैं। 2 क्वेश्चन में जो गैप लेता हूँ मैं टाइम पास करके, अगर 2-3 दिन बाद देखोगे तो ये गैप की वजह से स्टूडेंट्स को बोर महसूस होगा। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की लिंक आपके व्हाट्सअप स्टेटस पर रखिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतने ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या पता आपको कोई आपकी पुरानी दोस्त कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। हाँ, दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिडबी, 2 अप्रैल 1990। ठीक है, सिडबी बैंक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला वित्त पुरवठा करणारी संस्था, विच इंस्टीट्यूशन फाइनेंस टू एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर, विच इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंस टू एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर्स को फाइनेंस करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट्स करती है? कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला वित्त पुरवठा करणारी संस्था। आपल्या मराठवाड्यातल्या पोरांना याचा आन्सर माहीत राहायला पाहिजे। आपण गावाकडचे पोरं आहोत, शेती जर असेल, सातबारा जर असेल, तर तुम्ही याचं नाव तुमच्या घरी असेल, डॉक्युमेंट काढून बघा, आत्ता काढू नका, उद्या परवा कधीही बघा, नसता मार खाताल। त्या संस्थेचं नाव काय? कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला वित्त पुरवठा करणारी संस्था, विच इंस्टीट्यूशन फाइनान्स टू एग्रीकल्चरल अँड रूरल सेक्टर। याचा आन्सर आहे नाबार्ड, NABARD। नेक्स्ट क्वेश्चन लगेच आहे तुम्हाला, नाबार्डचं फुल फॉर्म। प्लीज कोणीतरी कमेंट सेक्शनमध्ये प्लीज मी रिक्वेस्ट करतो, नाबार्डचं फुल फॉर्म कमेंट करा, खूप इम्पॉर्टंट आहे नाबार्डचं फुल फॉर्म। थोडं स्पेलिंग टाईप करायला वेळ लागेल, पण प्लीज करा नाबार्डचं फुल फॉर्म। स्पेलिंग मी सांगतो, NABARD, नाबार्ड। इम्पॉर्टंट आहे, माहीत असायला पाहिजे तुम्हाला। करेक्ट, मॅक्सिमम जण आन्सर्स दिलेत। आन्सर चेक करा, नाबार्डचं फुल फॉर्म आहे नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। गॉट इट? ओके, मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है बैंक्स के 2 प्रकार होते हैं, एक कमर्शियल बैंक्स और एक सेंट्रल बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक, मध्यवर्ती बैंक बोलते हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसके फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है एक्सेप्टिंग डिपॉझिट। व्यापारी बँकेचे प्रमुख कार्य ठेवी स्वीकारणे, ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात ॲक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स अँड लोन्स अँड ॲडव्हान्स। ॲक्सेप्टिंग डिपॉझिट अँड लोन्स अँड ॲडव्हान्स एग्जामला येणार प्रश्न है। या एवढ्याच पॉइंट इतने ही पॉइंट के ऊपर मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपके पास बुक है तो ओपन करके बैठिए और फाइंड कीजिए बुक्स में इसका आंसर कहाँ पर है। अगर आपका ऑलरेडी इस चैप्टर का ये पोर्शन हो गया है तो कट टू कट आंसर दीजिए, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के 2 बेसिक फंक्शंस होते हैं, 2 मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स एट एडवांस, मतलब ठेवी स्वीकारना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, करेक्ट, कर्ज देने और ठेवी को स्वीकारने। और सेकेंडरी वर्क्स होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, एजन्सी फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शंस, प्रातिनिधिक कार्य, उपयुक्तता कार्य। आपल्याला प्रातिनिधिक कार्य, उपयुक्तता कार्य सोपं आहे, ते तुमचं तुम्ही करून घेऊ शकता, वो आप ओन लेवल पे कर सकते हो। कौन से 2? एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस आप ओन लेवल पे कर सकते हो। लेकिन जो प्राइमरी ये फंक्शंस है जिसे हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लोन्स एडवांस कहते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस में, प्राइमरी ठेवी स्वीकारण्यामध्ये
तीन मेन डिपॉझिट्स आते हैं, करेक्ट. व्यापारी बँकेचे कार्य असतात, त्याच्यामध्ये पहिलं काम आहे ठेवी स्वीकारणे. त्याच्यामध्ये 3 प्रकारची ठेवी असतात, करेक्ट. तर ते 3 प्रकारचे ठेवी कोणते कोणते आहेत, त्याचा आन्सर तुम्हाला कमेंट्समध्ये करायचे. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स दिया है, प्राइमरी फंक्शंस. तो कौन से डिपॉजिट्स एग्जाम्पल आपके बुक में दिए, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना पड़ेगा. पंद्रह मिनट लगेगी और हाँ 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ, तीन मेन रीजंस है, 3 मेन पॉइंट्स है इसमें. फिक्स डिपॉझिट जिसे हम इंग्लिश में एफडी बोलते हैं, मराठीमध्ये मुदत ठेव. जसे की आपल्याला ट्रायल बॅलन्समध्ये फिक्स डिपॉझिट येते, डीआरला पोस्टिंग आपण कुठ करतो त्याचे ॲसेट साईडला, करेक्ट. हां, नेक्स्ट है रेक्युरिंग डिपॉझिट और उसके बाद आता है डिमांड डिपॉझिट. मुदत ठेव, आवर्ती ठेव, मागणी ठेव. मागणी ठेवमध्ये 2 बचत खाते आणि चालू खाते, करेक्ट. बचत खाते आणि चालू खाते, ठीक है. अब ध्यान से सुनना सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन हैं. कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस में फर्स्ट आता है एक्सेप्टिंग डिपॉझिट. व्यापारी बँकेचे जे कार्य आहेत, प्राथमिक कार्यामध्ये पहिलं आहे ते ठेवी स्वीकारणे. ठेवी स्वीकारण्यामध्ये 3 पॉइंट्स येतात. एक्सेप्टिंग डिपॉझिट में कितने पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स. फर्स्ट एफडी मुदत ठेव, सेकंड रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती ठेव, और थर्ड आता है डिमांड डिपॉजिट. और थर्ड के इसमें 2 सब पॉइंट्स आते हैं, बचत खाते, चालू खाते. तिसऱ्यामध्ये डिमांड डिपॉजिट येणार, मागणी ठेव येणार, त्यामध्ये 2 उपविभाग पडणार, बचत खाते आणि चालू खाते, करेक्ट. आणखी एक पॉइंट आहे लोन्स अँड ॲडव्हान्स. व्यापारी बँकेचं प्रमुख प्राथमिक कार्यामध्ये ठेवी स्वीकारण्याला सोडून दुसरं आहे लोन किंवा एडवांस, कर्ज देने. अब थोड़ा सा अच्छे से बताइए, अगर कोई भी बैंक किसी इंसान को 1 साल के लिए अगर लोन देती है, जर कोणती बँक कोणत्या माणसाला 1 वर्षापर्यंत जर लोन देत असेल तर त्या लोनला कोणतं लोन म्हणतात. अगर कोई बैंक 1 साल के लिए किसी इंसान को लोन दे रही है तो उस लोन को किस लोन के नाम से पुकारेंगे. आपके बुक्स में दिया है, चेक कीजिए, चेक करके आंसर दीजिए, उसी बहाने आप पढ़ तो लोगे. व्यापारी बैंक, कमर्शियल बैंक किसी भी इंसान को 1 साल तक के लिए लोन देती है तो उस लोन को हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे. मैक्सिमम जर आंसर करेक्ट द्याले, शॉर्ट टर्म लोन, करेक्ट. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है अगर कि कोई बैंक 1 से लेके 5 साल तक, अगर कोई बैंक 1 से लेके 5 साल तक किसी इंसान को लोन दे रही है तो उसे किस लोन के नाम से पुकारेंगे. 1 वर्षापासून तर 5 वर्षापर्यंत लोन देत असेल तर त्याला कोणतं लोन म्हणतात. गर्मी तो हो गई, बंद रूम है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बैंक किसी इंसान को 5 साल से ज़्यादा समय के लिए लोन देती है तो उसे किस नाम से पुकारेंगे. फर्स्ट आंसर था शॉर्ट टर्म, सेकंड का था मीडियम टर्म लॉन्ग, और थर्ड का आंसर आप बता दीजिए, कॉमन सेंस है. 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, मरने तक नहीं. बैंक आपके मरने के बाद, ये बोल रहा है कि बैंक 5 साल से मरने तक के लिए लोन देती है. कुछ बैंक ऐसे होते हैं इंसान मरने के बाद इंसान की आंखें वगैरह लेके जाती है. ओके, उसके बाद अगर 1 साल के लिए दिया तो आंसर आएगा शॉर्ट टर्म लोन, 1 से 5 साल के लिए दिया तो आंसर आएगा मीडियम टर्म लोन, और 5 साल से ज़्यादा समय के लिए दिया तो आंसर आएगा लॉन्ग टर्म लोन. इतना तो क्लियर हो गया. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसके प्राइमरी वर्क्स जिसे हम प्राथमिक कार्य बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठेवी स्वीकारणे. सेकंड आता है लोन्स, ब्याज देना, लोन्स मतलब कर्ज देना, ठीक है. उसके बाद आता है एडवांसेस, अकाउंट्स में
एक बैलेंस आता है लोन्स एंड एडवांसेस जिसकी पोस्टिंग लायबिलिटीज़ में करती है। लोन्स का मतलब समझ गए, 1 साल तक के लिए दिया तो शॉर्ट, 1 से 5 मीडियम, 5 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। लोन्स का मतलब समझ गए, आप एडवांस का मतलब समझ लो। लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस में 4 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं टोटल? 4। उसमें फर्स्ट है कैश क्रेडिट, सेकंड है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपने सुना। थर्ड, आपके बुक्स में सिर्फ थर्ड दिया और एक है, मैं बाद में बताऊंगा। थर्ड है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट मतलब बैंक ज़्यादा पैसे देती है किसी भी इंसान को ज़्यादा समय के लिए और उसके नाम के सीसी का एक अकाउंट होता है। कैश क्रेडिट को हम सीसी बोलते हैं। कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी के कागजात आपको बैंक के देना पड़ता है या दिखाना पड़ता है। अगर कागजात नहीं भी दिया तो अगर हमने पैसे नहीं दिए तो मेरी ये जायदाद है, ऐसे बोल के बैंक उस इंसान को लोन देती है या पैसे देती है, उसे हम सीसी बोलते हैं। अगर बैंक ने आपके सारे कागजात रख लिए तो उसे मॉर्गेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मॉर्गेज, तारण बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है, अगर आपको अर्जेंटली किसी को 70,000 रुपये देने हैं तो बैंक क्या करेगी, आपके अकाउंट में से 50,000 और बैंक के खुद के अकाउंट में से 20,000 दे के उस इंसान को पैसे दे देगी। तो उस समय आप कितनी अमाउंट बैंक को पेबल करना बचोगे? 20,000। तो उस 20,000 को बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसकी पोस्टिंग बिजनेस में लायबिलिटीज साइड में होती है। ठीक है। और 2 क्वेश्चंस रह गए, सिर्फ 2 क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ, तो आपको अभी बताना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबको बताना पड़ेगा एनी वन प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरन्स, विम्याचे कोणतेही एक तत्व, विम्याचे कोणतेही एक तत्व कमेंट्समध्ये लिहा, लाईव्ह कमेंट्समध्ये। एनी वन प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरन्स, एनी वन प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरन्स। एनी वन प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरन्स। आय नो मॅक्सिमम जण तेच आन्सर देतात, मी जे तुला सांगलो होतो। फर्स्ट कमेंट सेक्शन पहा, कमेंट सेक्शन देखते मॅक्सिमम जणांनी लिखा आहे परमोच्च विश्वासाचे तत्व। मॅक्सिमम जणांना ते पार्ट होते आणि ते पॉईंट लक्षात राहायसारखं आहे, त्यामुळं होऊन जाते। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन्स। एनी वन टाइप ऑफ इन्शुरन्स, विम्याचे कोणतेही एक विम्याचे प्रकार लिया, कोणतेही एक जे तुम्हाला वाटेल ते। याचा फायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स लाइव सेक्शंस देख रहे हैं, लाइव कमेंट्स, वो ऑलरेडी सीख जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, तो सारे के सारे उसको याद हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस चेक कर, आ गए क्या कमेंट सारे के सारे? तो दैट्स इट, यहाँ पे आज की ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले ध्यान से सुनना कि क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है, इसीलिए हमने टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया है, एक चैनल बनाया है, जहाँ पे क्लासेस के लाइव क्लासेस में जो लेता हूँ उसकी लिंक आती है और जो PDF होते हैं इम्पोर्टेंट PDF नोट्स वगैरह, वो जो ग्रुप में डालता था, अब वो सारे के सारे PDF टेलीग्राम पे भी आपको मिलेंगे और YouTube पे जो वीडियोस आते हैं उस वीडियोस की लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो अगर आप टेलीग्राम यूज़र हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो सबसे नीचे टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी है, आप जाके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। करेक्ट? हाँ। उसके बाद कल का जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर देखने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अच्छे मैसेज किए मुझको। सो थैंक यू सो मच, मैं हाथ जोड़ कर आपको आपकी तारीफ़ करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल पे आए और मुझे आपको सिखाने का मौका दिया। ठीक है, अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स सारे के सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं, जो हम सिखाते हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है और स्टूडेंट्स वो सीखता है, अच्छे मार्क्स लेता है, तो एक फीलिंग आती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप बस इतना ही काम कीजिए कि अभी एग्ज़ाम चालू है कि सिर्फ 4 डेज़ हुए हैं, तो आप जितने भी आपके सारे के सारे फ्रेंड्स हैं थोड़ी इंसानियत दिखाइए। नहीं सिर्फ मैं ही मेरे क्लास में एग्ज़ाम देखूंगा, किसी को भी नहीं देखने दूंगा, वो देखेंगे तो वो भी मेरे से आगे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये सिर्फ टेम्पररी है, हर किसी को वक्त आने पर उसका जॉब मिल जाता है, उसके नसीब में जो होगा वो मिल जाता है। ठीक है, आप सिर्फ अच्छा काम करते रहिए,
एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए तो आप आगे जाओगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता देना है कि इस चैनल पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ, 28 दिन का 29 डेज़ का चैलेंज है और मैं देख रहा हूँ। तो मैं तेरे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके देख ले, ज्वाइन कर ले। अच्छे पढ़ाते हैं हमारे सर भी, जो मतलब आपके सर है वो तो अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी एक सर है जो कि वाकई में अच्छा काम कर रहा है। तो तू एक बार उसके जाके वीडियोस देख ले जो रोज़ रात 11 बजे आते हैं। एक बार एग्ज़ाम देख ले, तेरे को अच्छा महसूस होगा। जब तू आंसर्स देगा तेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। एक बार बोल दीजिए आया आया, नहीं आया नहीं आया। और हो सके तो जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छे लगते हैं तो उस वीडियो की लिंक कॉपी कीजिए, एग्ज़ाम सीरीज से रिलेटेड या अदर कौन सा भी हो, और उस लिंक आपके स्टेटस पे रखिए और आपके सारे दोस्तों को बोलिए कि फ्रेंड्स चेक आउट दिस चैनल, ऐसा कुछ तो लिखिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए, देखें, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक बार थैंक यू बोलता हूँ कल का पूरा लेक्चर्स देखने के लिए और आज के एग्ज़ाम्स देने के लिए। कल से जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो रात हम 11 बजे मिलेंगे, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंगे। पहले 2 दिन सिर्फ एक ट्राई किया था हमने, 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे थे, कितने स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर दे रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि क्यों इतने जल्दी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। 11 बजे स्टार्ट होता है और देखते देखते कब 11:30 बजते और कब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं ये पता भी नहीं चलता। इसलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम एग्ज़ाम्स का टाइम थोड़ा सा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस की थोड़ा सा लेवल हार्ड करते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक बार थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडेज़ एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल Day2 Academy। कीप सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड।